चैप्टर 37 मिहिर सिंह रघुवंशी। अब आगे रिशान और आरोही को लेकर जैसे ही हॉल में आया कि तभी गेट से एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की होगी उसे कुछ गार्ड्स और अर्श घेर कर अंदर की तरफ ला रहे थे। उस बच्चे ने एक वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उसके माथे पर एक सफ़ेद रंग की पट्टी बनी हुई थी और जैसे ही उस बच्चे ने निशान को देखा उसका बिना भाव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो दौड़ते हुए निशान के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। वहीं उस बच्चे के ऐसे अचानक से निशान के पैरों से लिपटने से आरोही थोड़ी हैरान हो गई, पर जैसे ही उसने निशान को देखा उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि निशान उस बच्चे की पीठ को सहला रहा था। तभी उस बच्चे की आवाज़ उस हॉल में गूंजी, मैंने आपको बहुत मिस करा। निशान ने अपने सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, मैंने भी। वो लड़का निशान से दूर हुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और तब जाकर आरोही ने उसका चेहरा देखा। गोरा रंग, ग्रे आँखें, पतली सी तीखी होठ और कमाल के नैनक। देखने में वो बच्चा बिल्कुल निशान की तरह हैंडसम था। अगर कोई भी देखे तो बाप बेटे ही समझे। यही गलतफहमी आरोही को हो गई। वो बिना बोले रह नहीं पाई। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए हैरानी से पूछा, ये प्यारा सा बच्चा आपका बेटा है? जैसे आरोही ने ये कहा वहाँ मौजूद सब गार्ड्स घबरा गए और उसे डर भरी नजरों से देखने लगे। उन सब के ऐसे देखने से आरोही सकपका गई और उसने जैसे ही निशान की ओर देखा उसकी बोलती बंद हो गई। बोलती जैसे बंद हो गई क्योंकि निशान उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। इतना ही नहीं, निशान के साथ पास खड़ा वो बच्चा भी उसे बड़े डरावने तरीके से घूरे जा रहा था। आरोही कुछ बोल पाती इससे पहले वो लड़का आगे आकर उसे घूरते हुए बोला, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम मिहिर सिंह रघुवंशी है। मिहिर की बात और उसके बोलने का तरीका बिल्कुल निशान की तरह था। एक पल के लिए तो आरोही की जैसे लगा जैसे ये निशान ही हो। तभी बात को बिगड़ना देख अर्श आगे आया और बोला, मैम ये सर के बेटे नहीं हैं बल्कि उनके भाई हैं और इनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिस वजह से आप इनसे कभी मिल नहीं पाई। अर्श की बात सुन आरोही ने मिहिर की तरफ देखा और बोली, ओह अच्छा, मैं भी सोचूं ये प्यारा सा बच्चा, मेरा मतलब है मिहिर तो इनका बेटा कैसे हो सकता है। आरोही की बात सुन अर्श ने अपना माथा पीट लिया। ये लड़की खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार दिया। वहीं आरोही को भी एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और डरी हुई नज़रों से साइड में खड़े निशान को देखा जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। तभी निशान ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए अर्श से बोला, अर्श, मीर को अभी आराम की ज़रूरत है, इसे उसके कमरे में ले जाओ। अर्श ने जल्दी से अपना सिर हामी ला दिया और मिहिर को लेकर जाने लगा। वहीं निशान ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ा और आरोही को लेकर बाहर की ओर आने लगा। आरोही उसकी पकड़ से ये साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि उसने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया। मैंशन के बाहर ही कारों का काफिला खड़ा था। गार्ड्स ने कार की पिछली सीट का डोर ओपन करा तो निशान ने आरोही को कार में बैठा दिया और खुद दूसरी तरफ से कार में बैठ गया। उसके बैठते ही उनकी कार सड़कों पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। वहीं कार के अंदर एकदम खामोशी पसरी हुई थी। कार एक चारों तरफ पार्टीशन ऑन था। आरोही अपना सर नीचे कर निशान के कोट के बटन को देख रही थी और निशान उसे घूर कर देख रहा था। तभी आरोही ने धीरे से कहा, मैंने तो बस इसलिए बोला था क्योंकि आपका भाई बहुत प्यारा सा लग रहा था और आप तो, मेरा मतलब आप भी हैंडसम हो, पर वो बहुत प्यारा है। निशान ने धीरे से पर बेहद मदहोशी भरी अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भी मेरी तरह ही हैंडसम होगा और तुम्हारी तरह प्यारा।
आरोही शर्मा गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और रिशान उसकी अपनी कातिल नज़रों से देखने लगा। तभी आरोही ने उसकी आंखों पर हाथ रख शर्माते हुए कहा, प्लीज़ मत देखिए ना रिशान। रिशान ने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाया और उसकी उंगली को काट लिया और बोला, क्यों? आरोही ने अपना हाथ पीछे खींचा। वो नहीं चाहती थी कि रिशान उसका चेहरा देखे। उसने अपना चेहरा रिशान के सीने में छुपा लिया। आरोही की इस हरकत से रिशान मुस्कुरा उठा। तभी आरोही ने धीरे से कहा, सुनिए रिशान। आरोही, प्लीज़ मुझे एक बार भैया से मिलने दीजिए ना। मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। रिशान, आरोही, मैं अभी तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ। रिशान के ऐसे कहने से आरोही उदास हो गई और वो चुप हो गई। वहीं रिशान को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो भी क्या करे। आरोही अभी बहुत छोटी है और अगर रिशान ने उसे उन सब की वजह के बारे में बता दिया तो क्यों वो उसे मिलने, अपने भाई से मिलने भी नहीं दे रहा, क्यों वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर इसका कारण उसे पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। उसने आरोही की उंगली को अपनी उंगली में फंसाते हुए कहा, मासूम सी लड़की, तुम इस हकीकत की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो और ये सही वक्त नहीं है कि तुम उन सब चीज़ों से रूबरू हो। पर वादा करता हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर सारी चीज़ें तुम्हारे सामने लाकर रख दूँगा, तुम्हें खुद सच्चाई बताऊँगा। रिशान की बात का एक भी मतलब आरोही को समझ नहीं आया, पर वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि रिशान उसे कृषभ से मिलने नहीं देगा। अब उसे ही कुछ करना होगा। कुछ ही देर में उनकी कार RSR इंडस्ट्रीज़ पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने कार को रोका तो आरोही तुरंत कार के गेट खोल बिना रिशान से कुछ कहे या उसकी तरफ देखे बाहर निकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर चली गई। उसे इस तरह करते देख रिशान ने नाम में सर हिला दिया। सच में ये लड़की एक बच्ची है। उसने अपने सीट से चढ़ाए और खुद भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रिशान क्यों नहीं मिलने दे रहा कृषभ और आरोही को? आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे रिशान कर रहा है आरोही को सबसे प्रोटेक्ट? क्या आप कभी इस बारे में सोचा? अगर सोचा है तो अपने थॉट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं भी तो देखो हमारी और आपकी सोच कितनी मिलती जुलती है। जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 38 आरोही धीमे चैप्टर 38 हक, कोई हक नहीं है तुम पर मेरा। आरोही धीमे कदमों से अपने डेस्क की ओर जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नूर और रीत का सामना कैसे करेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ आरोही नहीं बल्कि मिसेस आरोही सिंह रघुवंशी बन चुकी है। हालांकि ये बात अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई थी, पर ऑफिस का पूरा स्टाफ आरोही को ही अजीब तरह से देख रहा था, जिससे आरोही थोड़ी घबरा रही थी। अभी आरोही आगे बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से हक कर लिया। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नूर खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने आरोही को कसकर पकड़ते हुए कहा, आरो, तू कहाँ चली गई थी? ना तेरा अता पता मिल रहा था और तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। कृषभ भैया के पास आ रही थी तो वो भी कुछ नहीं बता रहे थे। नूर को यूँ रोता देख आरोही में भावुक हो गई और ज़ोर से उसे गले लगाते हुए बोली, माफ़ कर दे नूरी, मुझे भी तुझे बहुत सारी बातें बतानी हैं। इन चंद दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ बदल चुका है। आरोही की बात सुन नूर उसे नासमझी में देखने लगी। तभी उसकी नज़र आरोही के गले में मंगलसूत्र और उसके सिंदूर पर गई, जिसे देख उसने हैरानी से पूछा, आरोही, ये सिंदूर? आरोही ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरी शादी हो चुकी है। आरोही की बात सुन नूर को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरोही की शादी हो चुकी है। पर जैसे जैसे आरोही ने उसे सब सच बताया, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और अब ना चाहकर भी उसे इन सब बातों पर विश्वास करना पड़ा। कुछ देर बाद आरोही, नूर, रीत तीनों कैंटीन में थी और रीत और नूर आरोही को हैरानी से देखे जा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर जब रीत से सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर रघुवंशी ने तुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया और अब तू उनकी पत्नी है। नूर भी कुछ सोचते हुए बोली, और अब सब समझ में आया। जब हम कृषभ भैया से मिलने चाहते थे तो वो बहुत उदास लगते हैं और हम तेरे बारे में कुछ नहीं बताते। पर ऐसा क्यों है? आखिर उन्होंने तेरी शादी कैसे होनी थी? अगर वो चाहते तो इस शादी को रोक भी सकते थे। नूर की बात सुनी एक बार फिर आरोही को कृषभ की याद आ गई और वो उदास होकर बोली, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी ज़िंदगी अब मुझे खेल लग रही है। पहले ये शादी और अब मैं भैया से मिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे उनसे मिलना है। रीत ने कहा, पर जैसा तूने बताया अब मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रघुवंशी वो तुझे तेरे भैया से मिलने देंगे। रीत की बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ गए, जो नूर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वो उसकी सच्ची दोस्त थी। वो जानती थी कि आरोही कृषभ से कितना प्यार करती है, वो उससे कितना अटैच है और एक बहन का अपने भाई से ना मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। अब उसे ही कुछ करना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरे पास एक प्लान है जिससे तू कृषभ भैया से मिल सकती है। नूर की बात सुन आरोही की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, क्या सच में? नूर आरोही के पास है और उसके कानों में कुछ कहने लगी, जिसे सुन आरोही के चेहरे पर डर और परेशानी के मिले जुले भाव आ गए। जिसे देख नूर ने कहा, आरोही, एक यही रास्ता है जिससे तू भैया से मिल पाएगी। आरोही ने धीमे से अपना सिर हाँ में लाया। आरोही को बहुत बहुत डर लग रहा था। अगर इस बात की भनक भी निशान को लग गई तो ना जाने इसका क्या अंजाम होगा। पर उसे कृषभ से भी मिलना था, जिस वजह से वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी। पर अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। पर इस वक्त शायद आरोही की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कैबिन में बैठा निशान अपनी फाइल्स में कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। आज वो काफ़ी व्यस्त था, जिस वजह से ना तो उसने आरोही की बात सुनी और ना ही वो क्या करने वाली है इसके बारे में उसे कुछ भी पता था। पर अब जानना ये है कि आरोही क्या करने वाली है। ये जब निशान को पता चलेगा तो इसका क्या अंजाम होगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपनी बिल्डिंग में आ गई और अपना काम करने लगी। पर आरोही का रह रहकर दिल इस दर्द से डूबे जा रहा था कि जब इस शैतान को पता चलेगा तो जाने कि वो उसका क्या हाल करेगा। वहीं दूसरी ओर नूर वॉशरूम की ओर जा रही थी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो गई। उसने सामने देखा तो वहाँ आश खड़ा था। आश उसे देख मुस्कुराया और बोला, कैसी हो तुम? पर नूर ने उस पर से अपनी नजरें फेर ली और आगे जाने लगी तो आश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? नूर ने उसे देखा और गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो और तुम मेरे कोई नहीं हो जो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूँ। और तो क्यों मुझे सवाल कर रहे हो? नूर को ये कहते हुए तो बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भी क्या करे। उस रात के बाद ना सिर्फ आरोही बल्कि आश ने भी उससे नहीं मिला था और जब इतने दिनों बाद उसने आश को देखा तो उसकी नाराज़गी उस पर फूट पड़ी। वहीं आश को नूर की बात सुन अपने दिल में बहुत दर्द हुआ। वो धीरे से नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ये कहने से मुझे कैसा लग रहा है। क्या सच में मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? आश के पास नूर अपनी नजरें इधर उधर फेरते हुए बोली, तुम ये बता दो कौन हो तुम मेरी? क्या आगे तुम्हारा मुझ पर? फिर आगे से ऐसा नहीं बोलूँगी। आश के पास
इतना है नूर कई सारे जज्बातों और सवालिया भरी नज़रों से अर्श को देखने लगी तो अर्श निशब्द हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों नूर की ऐसी बात उसके दिल को चोट पहुंचा रही है। सच तो ये है कि वो भी नूर से मिलने के लिए तड़प रहा था, पर वो भी अपने काम के हाथों मजबूर था, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। पर शायद इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे हो गया और बोला, तुम जा सकती हो। अर्श की ऐसी बात सुन नूर के अरमान टूट से गए। उसे लगा कि शायद अर्श उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। लगता है वही कुछ सारा सोच रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। उसने एक नज़र अर्श को देखा जो पीट कर के खड़ा था। नूर तेज़ी से उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और जैसे ही पीछे खड़े अर्श को उसके तेज कदमों की आवाज़ सुनाई थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तो क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आखिर? क्या करने वाली है आरोही? और जब इस बात का पता रिशान को चलेगा तो वो क्या करेगा और क्या होगा? क्या कभी अर्श अपनी फीलिंग्स नूर को बता पाएगा या फिर दोनों अलग हो जाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।